हेलो क्लास। फंक्शन ऑफ म्यूज़ियम की पढ़ाई हम कर रहे हैं अभी, और इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने म्यूज़ियम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाई की है। अभी अब हम म्यूज़ियम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ म्यूज़ियम में एजुकेशन जो है वो 5वें नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें कि म्यूज़ियम में कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन और एग्जीबिशन, इन सबको करने का एकमात्र उद्देश्य होता है संग्रहालयों के माध्यम से जनता को, सामान्य लोगों को शिक्षित बनाना, उनका मनोरंजन करना और उनको ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रदान करना इस तरीके से कि जो भी हमारी विरासतें हैं, जो भी हमारी कलाकृतियाँ, जो भी आर्टिफैक्ट्स हमारे पास हैं, उनमें जो भी उनका इम्पोर्टेंस है, जो भी उनका मैसेज है, उसको जनसामान्य तक कन्वे करने के लिए बहुत तरीके से संग्रहालयों में काम किया जाता है। जैसे कि उनको डिस्प्ले करते समय, उनके लेबल्स बनाते समय बहुत चीज़ों का, ह्यूमन साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। कितनी देर में एक म्यूज़ियम को कोई विजिटर पढ़ सकता है, उससे कितना उसको जानकारी प्राप्त होगी, म्यूज़ियम के ऑब्जेक्ट को देखने से कितनी जानकारी प्राप्त होगी, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट किया जाए कि वो अपनी इम्पोर्टेंस को कैरी करता हुआ चले, किस तरीके से उसको दिखाया जाए कि लोगों को उससे जानकारी प्राप्त हो। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि संग्रहालय में जो कोई भी दर्शक आता है, चाहे वो 6 साल का बच्चा आ रहा हो, चाहे वो 60 साल के बुजुर्ग आ रहे हों, हर व्यक्ति जो है अपने अपने शैक्षणिक ज्ञान और अपने अपने अनुभव के आधार पर जब भी वो कलाकृतियों को देखते हैं तो वो कुछ न कुछ जानकारी और सूचनाएं प्राप्त कर ही लेते हैं। ज्ञान उनको प्राप्त होता ही है। और चूंकि ये देखते हुए होता है, लर्निंग बाई सीइंग है, लर्निंग बाई फेसिंग द ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करें। और कलाकृतियाँ जो हैं, एक तो वो अपने आप में बहुत सुंदर हैं और व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं। इसके अलावा उनको प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है ताकि वो और अच्छे तरीके से आपको प्रभावित कर सकें। तो देखकर सीखी गई जो सूचनाएं होती हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं आनंदित भी करती हैं और जानकारी भी देती हैं। जैसे कि अगर एक कोई सी भी इंडस वैली डांसर की स्कल्पचर की बात करें, तो छोटी सी मूर्ति है जिसको 6 साल के बच्चे को अगर दिखाया जाए तो वो ये देखता है कि अच्छा 5000 ईयर बैक में जो हमारे यहाँ था, हमारी जो कंट्री में जब बहुत जगहों पे स्टोन एज था या बहुत जगहों पे इतना कल्चर डेवलप नहीं हुआ था, तब हमारे देश में मेटल पे इतना काम किया जाता था कि कंपोजिट मेटल्स मिल रहे थे, जो 2 मेटल्स को मिला के एलॉय मेटल बनाए जा रहे थे। इसके अलावा उसकी इतनी छोटी सी मूर्ति बनाई गई है और उस मूर्ति में डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल जो कि डांस के किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। उसकी हेयर स्टाइल और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, अच्छा डांस होता था, अच्छा मेटल था उस समय में, अच्छा वो ऐसे डांसिंग गर्ल बनेगी। इतनी छोटी सी स्कल्पचर में इतनी सारी बातें देखने को मिलती, तो उसने अपने स्तर से सीखा है। कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्होंने फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छा इस तरीके के ड्रेस ऑर्नामेंट्स होते थे, ऐसा हेयर स्टाइल होता था, डांस की पोजीशन में है, फेस पे देखो कैसे मुस्कुराने वाला एक्सप्रेशन आया हुआ है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरीके से ये होता था, इस तरीके से लोग रहते थे या लाइफ को इंजॉय करते थे, लाइफ को इस तरीके से जी रहे थे। इसके अलावा जब सीरियस विजिटर्स आते हैं तो वो उसकी हाइट, लेंथ, जो कंपोजिट फॉर्म है मेटल का, उसके बारे में बातें करना, डांस की कौन सी पोजीशन है, फेस पे एक्सप्रेशंस हैं तो वो क्या बता रहे हैं, जो ड्रेस है वो किस तरीके का है, ऑर्नामेंट से किस तरीके। कई बार डांसर के बारे में, डांस सिंगर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि निग्रोटो फेशियल फीचर्स हैं, तो उस पर वो चर्चा होने शुरू हो जाएगी। तो हर एक व्यक्ति ने, जो भी वहाँ आया, उसने अपनी 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 उम्र, अपने अनुभव, अपनी पूर्व सूचनाओं के आधार पर कुछ न कुछ जानकारी उससे हासिल की। तो इस तरीके से यही तरीका होता है संग्रहालय का कि वो संग्रहालय जो है मनोरंजन के साथ सूचनाएं देता है, ज्ञान देता है। अगर हम बात करें कि शिक्षा के केंद्र के रूप में संग्रहालय, तो सीधी सी बात है कि संग्रहालय का उद्देश्य यही है ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना मनोरंजन के साथ। इसीलिए इनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर जानते हैं। म्यूज़ियम शब्द जो है वो म्यूजियन से बना है, और म्यूजियन जो शब्द है वो है सीट ऑफ म्यूजेस या टेम्पल ऑफ म्यूजेस। पहले जब हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम की बात कर रहे थे तो ये बात की गई थी कि 9 म्यूजेस गॉडेसेस जो हैं उनके टेम्पल को म्यूजियन कहते हैं। और ये 9 जो देवियाँ थीं ये कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, खगोल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह से जुड़ी हुई थी, पोएट्री वगैरह से जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से इनका जो सामूहिक ये है कौशल है वो म्यूजियम में प्राप्त होता है। ठीक इसी तरीके से संग्रहालय में जब आप जाते हैं तो आपको ज्ञान और विभिन्न विषयों का ज्ञान, कला, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी, सबका आपको नॉलेज वहाँ पे म्यूजियम में मिलता है। इसीलिए जो संग्रहालय संस्था है वो अपने आप में, उसको माना जाता है कि वो ज्ञान के साथ मनोरंजन देती है और विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ ज्ञान आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो संग्रहालय संस्था के
जो जन संग्रहालय हैं उनके स्थापित होने से पहले जो हमारे पास संग्रहालय जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, उन्हें सरस्वती भंडार के नाम से जाना जाता था। सरस्वती भंडार या सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे ज़्यादातर पेंटिंग्स और बुक्स जो है कलेक्शन होता था और इनको वहाँ पे रखा जाता था, ताकि लोग पढ़ करके इनके माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त कर सकें और मनोरंजन भी प्राप्त कर सकें। वर्तमान में भी आईकॉम ने जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें भी म्यूजियम को नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट कहा गया है और इसके अलावा माना गया है कि म्यूजियम एज अ नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग वैरिड एक्सपीरियंसेस फॉर एजुकेशन, एंजॉयमेंट, रिफ्लेक्शन एंड नॉलेज शेयरिंग। तो इस तरीके से संग्रहालय को शिक्षा के केंद्र के तौर पर मान्यता दी गई है और इसको संग्रहालय की जो शिक्षा होती है इसको 2 भागों में बांट करके हम देख सकते हैं कि पहले अभी तक तो हमेशा से कहा गया है कि म्यूजियम एक नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा वहाँ दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम वर्तमान में संग्रहालयों के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल के 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और म्यूजियम एज अ सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम चर्चा करें तो ये हम देख सकते हैं कि बहुत सारे संग्रहालय ऐसे हैं जो कि संग्रहालय विज्ञान की पढ़ाई लिखाई अपने यहाँ करवाते हैं, जहाँ पे म्यूजियम के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यार्थियों को सीधे सीधे म्यूजियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, म्यूजियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके अलावा बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो म्यूजियम प्रोफेशनल्स को इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं, इन सर्विस डिग्री देने के लिए कोर्सेज चलवाते हैं। इसके अलावा जो म्यूजियम हैं वो जगह जगह से जो आते हैं स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, कई बार एक म्यूजियम के क्यूरेटर्स दूसरी म्यूजियम में जाके ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से करके जो म्यूजियम्स आजकल ट्रेनिंग देने का काम करें, म्यूजियोलॉजी को पढ़ाने का काम करें, म्यूजियोलॉजी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का काम करें, तो म्यूजियम्स जो हैं कि एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी सीरियस विजिटर है या सीरियस रिसर्चर है वो म्यूजियम में आता है और वहाँ से फॉर्मली वो एजुकेशन ले सकता है। वहाँ पे वो वर्कशॉप के माध्यम से और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से वहाँ पे जुड़ करके शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे, तो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपकी पढ़ाई के घंटे निर्धारित होते हैं, आपका एडमिशन होता है, पढ़ाई के घंटे निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, एक निश्चित समय पर आपको क्लास लेनी होती है, एक निश्चित समय तक पढ़ाई करने के बाद से आपको परीक्षाएं देनी होती है और इन परीक्षाओं को पास करना आपके लिए जरूरी होता है। तो सामान्य तौर पर संग्रहालय को इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संग्रहालय हैं जो क्यूरेटर्स के लिए, साधारण जनता के लिए समय समय पर वर्कशॉप के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से अपने ऑफर करते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इसके अलावे बहुत सारे म्यूजियम्स जो हैं वो म्यूजियोलॉजी की पढ़ाई करवा रहे हैं, म्यूजियोलॉजी म्यूजियोग्राफी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अपने क्यूरेटर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इस तरीके से संग्रहालय एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में भी दिखलाई पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि म्यूजियम एज अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि इनफॉर्मल एजुकेशन से हमारा तात्पर्य क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों कह रहे हैं। तो जैसा अभी फॉर्मल के लिए बताया कि निर्धारित घंटे पढ़ाई के, एडमिशन होना चाहिए, निर्धारित घंटे होंगे, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, निर्धारित समय पर कक्षाएं चलेंगी, निर्धारित समय पर परीक्षाएं होंगी और पास करना जरूरी होगा। ठीक इसी तरह से जो इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में म्यूजियम्स को हम जानते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग और टीचिंग का काम नहीं हो रहा है, फिर भी वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यद्यपि वहाँ पर कोई आपको एडमिशन नहीं लेना है, कोई पढ़ाई के घंटे निर्धारित नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं और आपको पास करना या फेल करना ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी आप म्यूजियम में जाते हैं तो आप म्यूजियम में जब भी एंट्री करते हैं अपने ज्ञान, वर्तमान ज्ञान और शिक्षा के लेवल से अगर देखें तो आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। आपको कुछ ना कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। म्यूजियम जो है एक रेयर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको कलाकृतियों को देख करके, वस्तुओं को देख करके उनके बारे में सूचनाएं और ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा जो कोई भी संग्रहालय आता है, चाहे वो 6 साल का 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, जो भी म्यूजियम आता है वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से उन कलाकृतियों को देखकर, संग्रहालय को देखकर, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके वो कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त करते ही करते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सही तरीके से ऑडियंस के सामने इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, लेवल्स के माध्यम से, गाइड टूर्स के माध्यम से, ऑडियो टूर्स के माध्यम से लोगों को जो जानकारी देता है। इसके अलावा ऐसे जो विजिटर हैं जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना और उसके माध्यम से उनको संग्रहालय से जोड़ने का काम करता है।
यद्यपि संग्रहालय के जो संग्रहालय है उसके पास कोई कैरिकुलम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई फॉर्मल एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई परीक्षा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी म्यूज़ियम जो है वो लोगों को ज्ञान दे रहा है, मनोरंजन कर रहा है और शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस तरीके से एक नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में संग्रहालय की जो प्रतिष्ठा है उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि म्यूज़ियम एजुकेशन के बारे में, विजिटर्स के साथ म्यूज़ियम किस तरीके से अपने एकेडमिक और अपने एजुकेशनल जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से संचालित करता है। यहाँ पर डॉक्टर टी.के. विश्वास की एक लाइन है, म्यूज़ियम स्टैंड ऑन टू लेग्स, कलेक्शन एंड विजिटर्स। संग्रहालय के जो दो पैर हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उसके दो पैर जो हैं वो विजिटर और उसका कलेक्शन है। तो कैसे? क्योंकि अगर विजिटर नहीं आएंगे तो संग्रहालय में फिर किसके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है, कलेक्शन रखा है, कंजर्वेशन हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और अगर म्यूज़ियम के थ्रू अगर हम एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम ज्ञान और मनोरंजन नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अलग तरह की व्यवस्था हो जाएगी। तो सर ने जो लिखा है कि म्यूज़ियम जो है, म्यूज़ियम के दो पैर जो होते हैं वो विजिटर और शिक्षा हैं, ये बहुत हद तक सही है। अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में म्यूज़ियम की बात करें तो वहाँ पर आने वाले सभी दर्शकों को अपनी पूर्व ज्ञान, सूचना, शिक्षा के आधार पर कुछ न कुछ जानकारियाँ, सूचनाएं प्राप्त होती हैं, शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए इसे इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में जानते हैं। इनफॉर्मल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है म्यूज़ियम और जो इनफॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट करता है उसके लिए संग्रहालयों में समय समय पर बहुत तरीके के सर्वे और बहुत तरीके के ट्रेनिंग वगैरह कराते रहते हैं अपने स्टाफ को भी। और प्रायः विजिटर सर्वे किया जाता है कि किस तरह के दर्शक हमारे यहाँ आते हैं, किस उम्र के, किस आय के, किस आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनकी हमसे अपेक्षाएं क्या क्या हैं, वो हमसे क्या क्या जानना चाहते हैं। इसलिए सामान्यतः जो म्यूज़ियम एजुकेशन का पेपर है या टॉपिक है, इसमें हम विजिटर बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं कि उनको क्या सूचनाएं चाहिए, उनको किस तरीके से सूचनाएं चाहिए, उनको किस तरीके से सूचनाएं दी जाएं जो उनके लिए सूदिंग हो, इन्फॉर्मेटिव हो, जो समय के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकें, वो उनको उस समय में जो ज्ञात हो रहा है उसको वो अच्छे तरीके से समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो संग्रहालय में आने वाले दर्शकों की अगर हम बात करें तो विजिटर्स का ये है रेंज है वो बहुत वास्ट है। जैसे कि एज ग्रुप के आधार पर चाइल्ड हो गए, यंग हो गए, ओल्ड हो गए, फिर इसके बाद से रूरल और अर्बन एरिया के विजिटर्स हो सकते हैं। विजिटर जो हैं कि वो डिफरेंट जेंडर्स के, मेल फीमेल जेंडर के लोग हो सकते हैं, जो जिनकी अलग अलग नीड एंड रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जिनकी अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं संग्रहालय से। फिजिकली जो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, हेल्दी और चैलेंज्ड विजिटर। अब चैलेंज्ड जो विजिटर है उसमें भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई सुन नहीं सकता है, किसी को चलने में परेशानी है, किसी को ऑटिज़्म है, किसी को और भी तरीके के जो मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल हो गए हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हो गई हैं, वो सब हो सकती हैं। तो इसमें से हर एक विजिटर जो होगा उसकी नीड, रिक्वायरमेंट और उसको समझने समझाने का तरीका अलग हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि विजिटर जो हैं ग्रुप में आते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, लिटरेट इलिटरेट के दो वर्गों में आप विभाजित कर सकते हैं कि जो आने वाले लोग हैं उसमें से कुछ शिक्षित लोग होंगे, कुछ उच्च शिक्षित लोग होंगे, कुछ अशिक्षित लोग भी हो सकते हैं जिनको बिल्कुल भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। सीरियस टाइप के विजिटर होते हैं जैसे कि रिसर्चर हो सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज वाले लोग हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, विषय के लोग हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन सीरियस लोग हो सकते हैं जो कि ऐसे कैजुअली आए हैं, आपके यहाँ केवल वो मनोरंजन करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद से कुछ ऐसे होते हैं कि वीआईपी विजिटर्स होते हैं जिनको इम्पोर्टेंट विजिटर कहा जाता है, वीआईपी विजिटर्स हो सकते हैं और नॉर्मल विजिटर्स भी हो सकते हैं। ये सभी प्रकार के जो विजिटर हैं, ये सभी ग्रुप्स के जो विजिटर हैं, इन सभी को एज अ इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट म्यूज़ियम को सर्व करना होता है और म्यूज़ियम अपने तरीके से इनको सर्व करता है। अपने तरीके से हर एक की नीड, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है। हर एक को कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन की प्राप्ति होती है, क्योंकि संग्रहालय निरंतर इसी के लिए प्रयास कर रहा है। म्यूज़ियम में अगर हम बात करें कि किस तरीके से शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, किन रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले संग्रहालय अपनी कलाकृतियों का प्रयोग करता है अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को संचालित करने के लिए, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज हैं इनका मुख्य उपयोग होता है कि वो विजिटर्स लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करें और म्यूज़ियम को ज़्यादा से ज़्यादा उनके समझ में आने वाला इंस्टीट्यूट बनाएं। इसके अलावा उनको सूचनाएं और मनोरंजन प्रदान किया जा सके।
हर म्यूज़ियम को बहुत तरीके के जो रिसोर्सेज हैं और एजुकेशनल में जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए और मनोरंजन देने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, संग्रहालय किन माध्यमों से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और मनोरंजन दे सकते हैं? तो सबसे पहले संग्रहालय के जो कलेक्शन है, कलेक्शन के माध्यम से आप जानकारी देते हैं। पूरी आपकी सूचनाएं जो हैं आपके कलेक्शन के ही पर ही आधारित होती हैं। कलेक्शन को लाना, कलेक्शन को डॉक्यूमेंट करना, कलेक्शन को एग्जिबिट करना, कलेक्शन के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करना, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीबिशंस को अरेंज करना, उसमें विजिटर्स को बुलाना, उसमें टारगेट ऑडियंस ग्रुप को सेट करना, उनके लिए फैसिलिटीज़ निर्धारित करना, उनको गुड विजिटिंग एक्सपीरियंस देना ताकि माउथ पब्लिसिटी हो सके, ताकि हमारे म्यूज़ियम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके अलावा संग्रहालय जो करते हैं वो गाइडेड टूर्स के माध्यम से करते हैं। संग्रहालयों में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें से कुछ सुविधाएं हैं कि गाइड बुक की सुविधा दी जाती है। आप गाइड बुक लेके म्यूज़ियम घूम सकते हैं। आपको ऑडियो गाइडेड टूर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक छोटे पॉकेट एफएम की तरह के रेडियो में जो कि वॉकमैन टाइप के जो सेट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। वो आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे, आप ऑडियो टेप जो है आपका शुरू हो जाएगा, आप हेडफोन लगा करके उसकी हेल्प से पूरा का पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में माइन्यूट डिटेल्स ले सकते हैं, वो कब का है, किस कॉन्टेक्स्ट में बना था, उसका मैसेज क्या है, किस तरीके से वो यूज़ होता था, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता था, अभी फ़िलहाल में वो कहाँ से मिला है, उसको किस तरीके से डिस्प्ले किया गया, इन सारी बातों की जानकारी आपको उसमें हो सकती है। और ये जो गाइडेड टूर्स होते हैं ये बहुत सारे भाषाओं में संचालित करने का प्रयास संग्रहालय द्वारा किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुभाषी जो लोग हैं उनको इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा लेक्चर सीरीज़ म्यूज़ियम्स करते हैं, व्याख्यान मालाएँ करते हैं, मेमोरियल लेक्चर्स करते हैं। लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से लोगों को समय समय पर बुलाना और किसी एक विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना, सूचना प्रदान करना, ये काम करके भी म्यूज़ियम अपने दर्शकों को शिक्षित करते हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम जो है बहुत सारे एजुकेशनल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें वो तरह तरह के काम करते हैं। जैसे कभी कंजर्वेशन पे वर्कशॉप हो रहा है, कभी एग्जीबिशन पे वर्कशॉप हो रहा है, कभी टेक्सटाइल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, कभी पेंटिंग के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। इस तरह से करके म्यूज़ियम जो है अपने विजिटर्स के साथ बहुत तरीके से इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं और एजुकेशनल वर्कशॉप के थ्रू उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। म्यूज़ियम एजुकेशन के जो रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से संग्रहालय अपने कामों को कर सकता है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है म्यूज़ियम का जो आउटरीच प्रोग्राम है, जो म्यूज़ियम की ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है, वो बहुत ज़्यादा सहयोगी है संग्रहालय की शैक्षणिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार में, क्योंकि जो ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस हैं वो उन दर्शकों तक जाती हैं जो संग्रहालय नहीं आ पाते हैं। संग्रहालय तक नहीं आ सकने वाले दर्शकों के लिए मोबाइल एग्जीबिशन या ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस अरेंज की जाती हैं, जिसमें बस को, ट्रैवलर को या किसी ट्रेन की बोगी को म्यूज़ियम के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है, म्यूज़ियम के तौर पर सजाया जाता है। इसमें रिप्लिकाज और 3 डायमेंशन जो ये होती हैं, डॉल्स होती हैं, मैनीक्विन्स होते हैं, उनके माध्यम से अपनी पूरी की पूरी गैलरी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। लेबल्स के माध्यम से पूरी सूचनाएं दी जाती हैं, पब्लिकेशन के माध्यम से वहाँ आने वाले लोगों को पब्लिकेशन दिया जा सके, इसकी व्यवस्था बनाते हैं। और संग्रहालय कर्मी अपनी मोबाइल एग्जीबिशन के माध्यम से ज़्यादा बड़े समूह से, ज़्यादा बड़ी जनता से जुड़ पाते हैं और उनको संग्रहालय तक आने के लिए प्रेरित कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो इंफॉर्मेशन को इजीली कन्वे करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लेबल और गैलरी टॉक और ऑडियो विजुअल एड्स और इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे हम बात करें कि सबसे पहले हम अपने लेबल्स के माध्यम से जो बात करें कि लेबल्स को अलग अलग तरीके के लेबल बनाए जाते हैं जिन पर सूचनाओं को दर्ज किया जाता है और दर्शकों के लिए उनको रखा जाता है, ताकि दर्शक भली भांति किसी भी कलाकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि अब जानकारी नहीं होने से अरुचि होने का और उसे बिना देखे छोड़कर आगे बढ़ जाने की चांस की संभावना होती है। इसलिए ये कोशिश की जाती है कि सबसे पहले दर्शकों को जो है कि एग्जिबिट टेक्स्ट के माध्यम से एग्जीबिशन से जोड़ा जाए, उनको इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसके अलावा गैलरीज में ब्रेल लिपि में एग्जीबिशन लेबल लगा करके भी दर्शकों का सहयोग किया जा सकता है। जो विजुअली चैलेंज है उनके लिए बहुत आसानी होगी। गैलरी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स में बहुत वास्ट इनकी कैटेगरी हो जाती है। कियोस्क जो है वो भी ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, आप गाइड लेक्चरर कर सकते हैं, आप बहुत तरीके से ऑडियो गाइडेड टूर्स को दे करके जनता को म्यूज़ियम घूमने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा संग्रहालय की जो लाइब्रेरी है, संग्रहालय का जो पुस्तकालय है, वो अपने आप में संग्रहालय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, एक बड़ा साधन है,
क्योंकि संग्रहालय के जो कर्मचारी हैं वो भी संग्रहालय की लाइब्रेरी से जाकर के सूचनाओं के लिए, रेफरेंसेस के लिए बुक्स को निकालते हैं और उनके माध्यम से पढ़ाई लिखाई करके अपने म्यूज़ियम से संबंधित कामों को संपादित करते हैं। वहीं जो सीरियस टाइप के विजिटर होते हैं वो भी म्यूज़ियम लाइब्रेरी में आते हैं, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करते हैं म्यूज़ियम के बारे में, म्यूज़ियम के कलेक्शन के बारे में और आर्ट हेरिटेज की स्टडीज़ के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरीके से जो म्यूज़ियम लाइब्रेरी है वो भी बहुत तरीके से लोगों को संग्रहालय शिक्षा से जोड़ती है और संग्रहालय शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा रिसर्च एंड पब्लिकेशन होता है। निरंतर जो है संग्रहालय की कलाकृतियों पर शोध कार्य किया जाता है, निरंतर संग्रहालय की कलाकृतियों को अध्ययन के लिए रखा जाता है, निरंतर उनके डिस्प्ले हो रहे हैं। इन सब के माध्यम से बहुत तरीके का रिसर्च और बुक्स के पब्लिकेशन होते हैं, जिससे कि संग्रहालय शिक्षा को ज़्यादा बल मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होता है और संग्रहालय अपनी शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा लोगों को संग्रहालय से जोड़ सकते हैं और उनकी क्वेरीज़ को, उनकी जो सूचनाएं जो उनको प्राप्त करनी होती हैं उनको फुलफ़िल किया जा सकता है। म्यूज़ियम पब्लिकेशन जो है वो म्यूज़ियम एजुकेशनल रिसोर्स के तौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें जो है म्यूज़ियम पब्लिकेशन की बात करें तो वो इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर म्यूज़ियम को स्थापित करने में और उसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ये जो म्यूज़ियम के पब्लिकेशन है, म्यूज़ियम पब्लिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है: एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिकेशन, एकेडमिक पब्लिकेशन और पॉपुलर पब्लिकेशन। पॉपुलर पब्लिकेशन सामान्यतः जनता को और जनता की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके लिखा गया होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इनका पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को सही तरीके से संपादित करना और इन डेप्थ स्टडी करना अपने ऑब्जेक्ट्स की और उनके पेपर्स को तैयार करना। इसका उपयोग प्रायः म्यूज़ियम पर्सनल्स के द्वारा केवल व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है और क्योंकि इनमें ऐसी सूचनाएं होती हैं जो बाहर वाले लोगों को सामान्य तौर पर पता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह ऐसी होती हैं जिसके बारे में केवल कंसर्न अथॉरिटीज़ को पता चलता है और उन्हीं के पास ये सूचनाएं पहुँचती हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम के एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिकेशन होते हैं, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिकेशन होते हैं उनके जो ये हैं टारगेट ऑडियंस अगर कहा जाए तो उसमें सबसे पहले जो ये है फॉर इंटेलेक्चुअल ऑडियंस एंड क्यूरेटर्स। क्यूरेटर खुद भी इससे काम करते हैं और इंटेलेक्चुअल जो ऑडियंस है वो तो इससे जुड़े ही हुए हैं। इसके अलावा एकेडमिक पर्पस, रिसर्च वगैरह के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैटलॉग का, पेरियोडिकल्स का, जर्नल्स का, बुलेटिन और बिब्लियोग्राफी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिकेशन का प्रयोग केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, केवल संग्रहालय के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वो करते हैं। पॉपुलर पब्लिकेशन का उपयोग जो है कि ये विजिटर्स करते हैं। ज़्यादातर ये जनरल बुक्स होती हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के ब्रोशर होते हैं और अलग अलग तरीके की गाइड बुक्स होती हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम का जो एकेडमिक पब्लिकेशन है वो है ऐसी रिपोर्ट्स को छापना जो कि फॉर इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, एकेडमिक रिस्पॉन्स और रिसर्च को और पर्पस को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा पेरियोडिकल्स, जर्नल्स, बिब्लियोग्राफी इत्यादि के अध्ययन से भी हम अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो म्यूज़ियम में हैं जिनके बारे में कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं होती उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाएं लोगों को प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से म्यूज़ियम के एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि म्यूज़ियम जो है वो एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर म्यूजियोलॉजी और म्यूजियोग्राफी की ट्रेनिंग भी दे रहा है, इन सर्विस कोर्स भी करा रहा है अपने प्रोफेशनल्स को, और इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर अगर म्यूज़ियम की बात करें तो ये म्यूज़ियम्स जो हैं बिना किसी तय पाठ्यक्रम के, बिना किसी कक्षाओं के समय के निर्धारित हुए, बिना किसी परीक्षा के लोगों को नियमित रूप से सूचनाएं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं और उनको संग्रहालय आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने समस्त कलेक्शन के माध्यम से अपनी जनता को स्वयं से जोड़कर अपनी जनता को उन संग्रहों में निहित सूचनाओं का उन तक संचार और प्रसार कर रहे हैं, उनको संग्रहालय से जोड़ रहे हैं और इस प्रकार से म्यूज़ियम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में अपनी उपयोगिता और महत्ता जो है आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें दिनों दिन संग्रहालय की एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के रूप में महत्ता दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। थैंक यू।